कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नयन IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देख चुके हैं और क्रम से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो शुरुआत की जो बेसिक चीज़ें थी उनको लेके हम लोग चल रहे हैं। और बहुत सारी क्लासेस में जो है आपने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरा प्रयास है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपसे न छूटे, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं PCS की या जो है वनडे एग्ज़ाम्स की, इसके लिए आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। कोई भी किसी किस्म के प्रश्न है या शंका है तो आप कमेंट जो है ज़रूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की फिजिक्स की क्लास में हम आप पढ़ेंगे जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दरअसल पिछला जो टॉपिक था जो है उससे कुछ चीज़ें संबंधित हैं, बाकी जो है और नई चीज़ें हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप पिछली बार श्यानता के बारे में पढ़े थे, श्यानता एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। केशिकत्व, श्यानता, ये सब जो है परीक्षा में पूछा जाता है, उदाहरणों के माध्यम से ये पूछा जाता है कि किस केशिकत्व की घटना के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। चाहे वो मोमबत्ती में आपने देखा होगा मोम का उसके धागे से चढ़ना हो, चाहे वो जो है लालटेन की बत्ती से जो है तेल का चढ़ना हो। केशिकत्व के बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में हैं। इसके अलावा पौधों में जो है जो खनिज लवण और जल ऊपर चढ़ता है वो कैसे होता है। तो केशिकत्व, श्यानता, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उनको जरूर, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको एक बार रिवाइज करके पॉइंट्स नोट जरूर कर लीजिएगा। उसके आगे आज हम चलते हैं दोस्तों। आगे हम तरल प्रवाह, हम आज देखेंगे क्या, एक टॉपिक है तरल प्रवाह, लिक्विड फ्लो। तरल प्रवाह कैसे काम करता है ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह ये काम करता है। देखिए, इसमें जो हमको समझना है, एक समझना है धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह ये क्या होता है दोस्तों? धारा रेखीय प्रवाह आपको समझना है ये क्या होता है। जब द्रव है, मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक है, ये कोई द्रव है। जब द्रव का प्रत्येक कण जो है प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है, जैसे मान लीजिए एक द्रव का प्रत्येक कण, ठीक है, प्रत्येक कण की बात हो रही है, द्रव के प्रत्येक कण की। ये क्या है? द्रव है। एक कण ये है, एक कण ये है, एक बिंदु हम मान लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, समझने का प्रयास करिए। ये वाला जो बिंदु है इसको हम ध्यान देते हैं। ये एक द्रव तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। ये जो है कण इस बिंदु से होके आगे गुजरा है। इसकी अलग अलग स्थितियां होंगी, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, लेकिन ये एक पॉइंट हम मान लेते हैं। तो इस बिंदु से होके ये द्रव का कण गुजरा है। अगला जो कण आएगा पीछे से वो भी इसी बिंदु से होके गुजरेगा, फिर आगे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि द्रव का जब प्रत्येक कण, एक एक कण की बात हो रही है, प्रत्येक कण क्या होता है, उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से पहले वाला कण गुजरा था। मतलब ये जो है इस बिंदु से पहले वाला भी कण गुजरेगा, इसके पीछे वाला भी कण इसी बिंदु से गुजरेगा। तो ये क्या होगा? प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, मतलब एक सीधी दिशा में। ये एक बिंदु अगर हम स्थान मान लें इस बिंदु का, तो इसी बिंदु से होके हर द्रव का बिंदु गुजरेगा। ऐसे ये बिंदु मान लें तो इस द्रव का हर कण जो है इसी बिंदु से होके गुजरेगा। ये क्या कहलाएगा? धारा रेखीय प्रवाह। मतलब एक सीधी धारा में जो है प्रवाह द्रव का हो रहा है। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तरल प्रवाह का ये एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज समझना है, क्रांतिक वेग क्या होता है। क्रांतिक वेग, अब मान लीजिए किसी भी द्रव का प्रवाह एक निश्चित वेग से अगर कम होता है, ये द्रव का जो प्रवाह है इसका एक वेग होगा, इसका क्या होगा? एक वेग होगा। अगर मान लीजिए हमको क्रांतिक वेग निकालना है तो कैसे निकलेगा? क्रांतिक वेग, द्रव के संबंध में हम क्रांतिक वेग निकाल रहे हैं, ठीक है। क्रांतिक वेग हमको देखना है
तो मान लीजिए किसी भी द्रव का जो प्रवाह है इसका एक वेग होगा। तो अगर मान लीजिए एक निश्चित वेग से कम होता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित वेग से ये कम होगा तो क्या होगा, धारा प्रवाह जो है धारा रेखीय गति में होगा। इस द्रव का प्रवाह क्या होगा, धारा प्रवाह ढंग से बहेगी और क्या होगा, धारा रेखीय गति में होगा। जैसे देखिए एक कण जो है इसी बिंदु से गुजरा है तो दूसरा वाला कण भी इसी बिंदु से गुजरेगा। मतलब क्रांति वेग का मतलब क्या है कहने का, यदि द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम हो, एक स्थापित वेग से, स्थापित या निश्चित वेग से कम हो, निश्चित वेग से कम हो, तब क्या होगा, प्रत्येक कण एक निश्चित बिंदु से गुजरेगा और ये रेखीय गति कौन सी होगी, धारा रेखीय प्रवाह गति होगी। एक चीज ये ध्यान दीजिए पहली बात। और अगर मान लीजिए यही वाला कण, यही वाला निश्चित वेग, यही वाला निश्चित वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग। मतलब समझने का प्रयास करिए, धारा रेखीय प्रवाह में एक चीज ये आवश्यक है कि वेग जो है एक निश्चित मात्रा में हो, मतलब बहुत ज्यादा ना हो, ये कम से कम इतना हो कि ये गति संभव हो पाए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रवाह संभव हो पाए। जैसे ये जो आपने ये प्रवाह देखा, इस बिंदु से होकर प्रत्येक कण गुजर रहा है, इसके लिए एक निश्चित वेग की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, निश्चित वेग की, कम से कम निश्चित वेग की, मतलब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यही कम से कम जो निश्चित वेग है यही क्रांतिक वेग है, जिसके माध्यम से ये धारा रेखीय प्रवाह संभव हो पाता है। अभी ये दूसरी कंडीशन बताएंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। अब देखिए, धारा प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह संपन्न होने के लिए या घटित होने के लिए घटना क्या जरूरी है, एक क्रांतिक वेग की आवश्यकता है, मतलब एक कम से कम निश्चित वेग की आवश्यकता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, यही जो है निश्चित वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग होता है। यही निश्चित वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग होता है। अब ये तो आप समझ गए। अब अंतर देखिए, समझिए कुछ चीजों का तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रांतिक वेग तो समझ में आ गया। अब देखिए, यह वेग क्या होता है, इस वेग का नियमित होना जरूरी है। वेग क्या होता है, नियमित होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेग कुछ देर तक ये वेग कायम रहा एक निश्चित वेग और उसके बाद वो कम हो गया या ज्यादा हो गया। ये नियमित होना चाहिए, मतलब रेगुलर होना चाहिए और एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। पहली बात, प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल और दिशा इसकी वजह से क्या होती है, बनी रहती है। अगर ये नियमित है तो इससे क्या होगा, प्रवाह की चाल और दिशा बनी रहती है। ठीक है, प्रवाह की चाल और दिशा क्या होती है, बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है, मतलब फिक्स रहेगी कि किस दिशा में ये जो है रहेगी और किस चाल से ये चलेगी। क्योंकि देखिए, अगर वो ज्यादा हो गई चाल तो फिर क्या होगा, ये धारा रेखीय प्रवाह नहीं होगा। कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। क्रांतिक वेग का मतलब आप समझने का प्रयास ये करिए कि धारा रेखीय प्रवाह तो आप समझ ही चुके हैं कि द्रव का प्रत्येक कण एक निश्चित बिंदु से गुजरे, उसके पीछे वाला कण उसी निश्चित बिंदु से गुजरे और ये प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह चलता रहे। और इसके लिए एक निश्चित कम से कम वेग की जरूरत पड़ती है। वो वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग। अब इसके अधिक वेग भी हो सकता है। अधिक वेग की कंडीशन में धारा रेखीय प्रवाह नहीं संभव होगा। धारा रेखीय प्रवाह तो आप समझ गए, क्रांति वेग समझ गए, और ये भी समझ गए कि वेग जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो द्रव है इसकी चाल प्लस उसकी दिशा क्या होगी, निश्चित रहती है। ये बात आपको समझ में आई। अब एक अगली कंडीशन देखिए, अब एक अगली कंडीशन देखिए, यदि वेग क्या हो, क्रांतिक वेग से अधिक हो। अब क्रांतिक वेग तो आप समझ गए, अब अगली कंडीशन आपको समझ में आएगी। अगर क्रांतिक वेग, अगर वेग किसका वेग, द्रव का वेग, यदि द्रव का वेग, जो द्रव का वेग है, ये जो एक निश्चित क्रांतिक वेग है जिसमें धारा रेखीय प्रवाह संभव हो पाता है, अगर द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो, प्लस हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा,
तब देखिए ये धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। मतलब जो आराम से धारा रेखीय प्रवाह में द्रव जो है गमन कर रहा है वो विक्षुब्ध हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका जो है द्रव की जो गति है, द्रव की गति क्या होगी, अनियमित हो जाएगी और मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। गति क्या होगी, अनियमित हो जाएगी, मार्ग क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, पूरी तरह से अनियमित, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे नाले का वेग, जैसे बरसात में आपने देखा होगा, आपने देखा होगा बरसात में नालों में बहता पानी देखा है आपने। बरसात जब बहुत तेजी से होती है और काफी पानी इकट्ठा हो जाता है तो नाले में जो है अंधाधुंध जो है पानी बहने लगता है और वो एक धारा रेखीय प्रवाह नहीं होता। बहुत ही सरल चीज है, समझने का प्रयास करिए। एक आराम से धारा रेखीय प्रवाह के लिए आवश्यक है कि क्रांतिक वेग तक ही द्रव का प्रवाह हो, द्रव की गति हो। अगर ये जो है क्रांतिक वेग से अधिक हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, धारा रेखीय प्रवाह डिस्टर्ब हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा और द्रव की गति क्या होगी, अनियमित हो जाएगी, तेज हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। और मार्ग तो अपने आप, जब सीधी सी बात है धारा रेखीय प्रवाह नहीं होगा तो हर चीज को डिस्टर्ब करता चला जाएगा। मार्ग जो होगा टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा वो बनाता चला जाएगा। तो दोनों में अंतर आप समझिए, एक धारा रेखीय प्रवाह होता है और एक जो है अनियमित प्रवाह होता है द्रव का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है, अंतर से आपको चीजें एकदम से स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, और जब द्रव के बहने का वेग, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अगर द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता, क्रांतिक वेग से कम हो, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब क्रांतिक वेग से कम होगा तब क्या होगा, उस द्रव की श्यानता, श्यानता हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए क्रांतिक वेग पे होगा तो धारा रेखीय प्रवाह होगा द्रव का, क्लियर हुआ। क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो अनियमित प्रवाह होगा, जैसे बरसात के नाले का प्रवाह। और अगर क्रांतिक वेग से कम होगा तो क्या होगा, द्रव का प्रवाह कैसा होगा, तो ये प्रवाह किस पे डिपेंड करता है, उस द्रव की श्यानता पर या गाढ़ापन पर, कि द्रव कितना गाढ़ा है, द्रव कितना गाढ़ा है या पतला है, उस पर डिपेंड करेगा उस द्रव की गति कैसी होगी। दूसरी बात, जब भी क्रांतिक वेग से अधिक होती है कंडीशन, क्रांतिक वेग से अधिक, जब भी जो आपने अभी पिछले लाइन में देखा, अगर क्रांतिक वेग से जब अधिक होता है द्रव का वेग तो द्रव का बहना किस पे निर्भर करता है, तो द्रव की जो गति होती है या बहना होता है ये किस पे निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर, मतलब द्रव का घनत्व कितना है इस चीज पे निर्भर करेगा। अगर क्रांतिक वेग अधिक है मतलब बहुत ज्यादा गति है, मतलब धारा रेखीय प्रवाह को छोड़ के अगर इतनी गति कर रहा है कि क्रांतिक वेग से अधिक है, तब द्रव का घनत्व कितना है इस पर डिपेंड करेगा। क्रांतिक वेग रहेगा तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, क्रांतिक वेग से कम होगा तो क्या होगा, उस द्रव की श्यानता या गाढ़ापन कितना है इस पे उस द्रव की गति डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए घनत्व की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि घनत्व पे कब निर्भर करेगा, जब क्रांतिक वेग से अधिक होगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तरल प्रवाह हम लोग देख रहे हैं कैसे तरल गति करता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत अधिक गाढ़ा होता है, बहुत अधिक गाढ़ा होता है।
ठीक है, मतलब श्यानता इसकी क्या होती है, श्यानता अधिक होती है, किसकी, ये जो लावा होता है, लावा, जब यही लावा पृथ्वी के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जब ये क्या होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब इसकी श्यानता चूंकि बहुत अधिक होती है, तब भी ये क्या करता है, तेजी से बहता है। क्या होता है, तेजी से बहता है। ये तेजी से क्यों बहता है, क्योंकि जो घनत्व होता है अपेक्षाकृत इसका कम होता है, इसका घनत्व जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, और घनत्व ही क्या करता है, इसके वेग को, घनत्व ही इसके वेग को क्या करता है, वेग को निर्धारित करता है। इसके वेग को कौन निर्धारित करता है, घनत्व निर्धारित करता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, आपने अभी देखा कि क्रांतिक वेग जब जो है अधिक होता है, क्रांतिक वेग अधिक होता है तो घनत्व पर डिपेंड करता है, और क्रांतिक वेग कम होता है तो गाढ़ापन या श्यानता पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये चीज तरल का प्रवाह आपने इसको समझ लिया दोस्तों, इतना पर्याप्त है आपके लिए, इतना पर्याप्त है आपके लिए, इससे ज्यादा जो है समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतने के बाद अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, वायुमंडलीय दाब। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर जो होता है ये आपको पढ़ना है, और जो पिछली चीजें हैं लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक क्या है, वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या है दोस्तों, ये मतलब क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करें। देखिए, वायुमंडलीय दाब, इसमें एक शब्द है वायुमंडल, वायुमंडल या एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। वायुमंडल है क्या दोस्तों, पृथ्वी, ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित, मतलब ये एक हिस्सा है पृथ्वी का, अगर नीचे होता तो नीचे भी जाता है। अब ये मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर, हमें इसके ऊपर एक परत बना रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और विभिन्न गैसों का समूह, मतलब वायु का मतलब प्राणवायु इसको माना जाता है, लेकिन ये मान के चलिए कि विभिन्न गैसें, मतलब इसमें ऐसी भी गैसें हैं जो प्राणवायु नहीं है, नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भी हैं जो 78% पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही पाई जाती है। तो मतलब वायु का मतलब हो गया, हम प्राणवायु से लेते हैं तो वायु और विभिन्न गैसें, मतलब सारी गैसें जो हैं, वायु से लेके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें हैं, इनका जो समूह है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ वायु और विभिन्न गैसों का समूह, यही क्या बनाता है, वायुमंडल बनाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझ गए आप? वायुमंडल की परिभाषा समझ गए होंगे। पृथ्वी के चारों तरफ वायु एवं गैसों का मिश्रित समूह जो है ये क्या निर्मित करता है, वायुमंडल निर्मित करता है। चलिए, वायुमंडल तो आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो इसको समझने में आपको आसानी होगी, कुछ नहीं है इसमें। जब आपको वायुमंडल समझ में आ गया तो वायुमंडल का दाब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब वायुमंडल हम समझ गए, ये पृथ्वी का तल है,
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वायुमंडल में जो उपस्थित वायु होती है, अब ये आपने तो देख ही लिया कि वायुमंडल से हम घिरे ही हैं, हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, हम यहाँ खड़े हैं, हम वायुमंडल से घिरे हैं। हम एक तरह से वायु हमारे ऊपर दाब लगा रही है, वायु हमारे ऊपर क्या लगा रही है, एक प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। यही दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब है। मतलब वायु और उसकी गैसेस जो मिश्रित समूह है उनका हमारे ऊपर लगने वाला दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही जो हमारे शरीर पे दाब लगता है, ये दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए या सुन लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करिए, लेकिन अगर नोट कर लीजिए तो बेटर होगा। अब देखिए क्या आपको पॉइंट्स देखना है। वान ग्यूरिक, इसकी गणना, वान ग्यूरिक एक नाम है, याद कर लीजिए, वान ग्यूरिक, इसकी गणना जो है वान ग्यूरिक ने सर्वप्रथम की। मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। वान ग्यूरिक ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि वायुमंडलीय दाब भी कुछ होता है, ठीक है। इसकी गणना सबसे पहले किसने की, वान ग्यूरिक ने की। अब ये कितना होता है, आपको ये तो पता चल गया कि हमारे शरीर पे जो है वायुमंडलीय दाब लगता है, लेकिन ये उत्सुकता जरूर आपके अंदर होगी कि ये कितना होता है। आइए देखते हैं। 10 घाते होता है 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 घाते 5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। अभी हम देखेंगे कि कैसे जो है ये दाब लगता है। 10 घाते 15 मतलब बहुत होता है, आप समझिए। 10 घाते 15 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 16,000, लगभग 16,000 किलोग्राम। 16,000 किलोग्राम का दबाव जो है हम पे पड़ता रहता है। मतलब 10 घाते 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि हमारे शरीर पे हर वक्त 16,000 किलोग्राम का दबाव लगता रहता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन क्या होता है, फिर भी हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता। ये जो इतना बड़ा दबाव है 10 घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 16,000 किलोग्राम का, ऐसा क्यों होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता, जबकि इतना प्रेशर हमारे शरीर पे लग रहा है। हमें इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि देखिए, हमारा जो खून है, हमारे अंदर जो खून है और वही बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व हैं, ये भी हमारे शरीर से बाहर की तरफ एक दबाव लगाते हैं। मतलब आप समझिए कि अगर वायुमंडल हमारे शरीर पर दाब लगा रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर जो तत्व हैं या ब्लड है, ये भी बाहर की ओर दबाव लगाता है या दाब लगाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस हो जाती, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता। ये चीज़ समझिएगा, अगर ये बैलेंस ना होती तब हमें पता चलता है, ठीक है। अब ये वायुमंडल दाब को क्या करता है, संतुलित कर लेता है, ठीक है। वायुमंडल दाब को क्या करता है, संतुलित कर लेता है। अब कंडीशन देखिए कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, हम यहाँ इस खड़े हैं, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, इस कंडीशन में यहाँ है, मान लीजिए हम इस कंडीशन में हुए, इस कंडीशन में हुए या इस कंडीशन में हुए, तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा कि घटेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है और याद रखिएगा, गलत मत करिएगा परीक्षा में। वायुमंडल दाब ऊंचाई के साथ क्या होगा, ऊंचाई के साथ घटता चला जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा क्या होती है, विरल होती चली जाती है। हवा क्या होती है, विरल होती चली जाती है। सतह के पास की हवा काफी सघन होती है। जैसे आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, तो हवा क्या होगी, विरल हो जाएगी। हवा क्या होगी, विरल होती चली जाएगी। और जब वायु विरल होगी तो दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ?
वायु दाब जो है कम होता चला जाएगा। कभी मत भूलिएगा, जैसे ही आप पहाड़ों पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए कितना कम होता है, ये भी तो आप जानना चाहेंगे कि चलिए कम होता है लेकिन कैसे इसको मापा जाए। तो याद रखिए कि जो पृथ्वी के निकट समुद्र तल होता है, पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मतलब 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर पारा दाब, अगर पारे वाले हम वायुदाब मापी से मापते हैं, पारे वाले वायुदाब मापी से अगर हम मापन करते हैं तो प्रति 110 सेंटीमीटर मतलब पृथ्वी के निकट जो समुद्र तल है, समुद्र तल से मापी जाती है ऊंचाई, तो समुद्र तल से जब हम प्रति 110 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर पारादाब वायुदाब कम हो जाता है। क्लियर हुआ? 110 पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक आंकड़ा है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पहाड़ों पे जाएंगे या कुछ लोग जब पहाड़ों पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर ऊपर क्या होता है, ऊपर खाना जो बनाते हैं वो मान लीजिए कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करने के दौरान क्या होता है, खाना बहुत देर से पकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मैदान पे या जो ज़मीन की सतह पे आप रहते हैं, सामान्य जगह जहाँ रहते हैं, तो वहाँ खाना टाइम से पक जाता है, एक निश्चित समय से पकता है, लेकिन ऊपर जाने पे खाना देर से पकता है। ऐसा होता क्यों है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इससे क्या होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह पॉइंट, वह तापमान जिस पे पानी उबलने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगेगा। पानी क्या होगा, कम टेम्परेचर पे उबलने लगेगा। तो गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा, जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो उबलने के लिए या टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होती है, उस टेम्परेचर पर लाने के लिए जिसमें जो है क्वथनांक या बॉइलिंग होने लगती है, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मान होगा ये कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, मतलब जल्दी उबल रहा है तो गुप्त ऊष्मा का मान क्या हो गया, कम हो जाता है। चलिए, गुप्त ऊष्मा का मान अगर कम हो गया तब क्या होगा, चीजें जो है देर से उबलेंगी। चीजें क्या होंगी, उबलेंगी जल्दी लेकिन पकेंगी देर से। ध्यान दीजिएगा, उबलेंगी जल्दी, पानी जल्दी उबल जाएगा, लिक्विड कोई दूसरा है तो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन पकने का काम क्या होगा, देर से होगा। पकने का काम देर से होगा, उबाल जल्दी आ जाएगा क्योंकि क्वथनांक कम हो गया, गुप्त ऊष्मा कम हो गई है, तो इसी वजह से खाना जो है पकने में समय बढ़ जाता है। क्या होता है, समय बढ़ जाता है। तो ये जो है उदाहरण जरूर याद रखिएगा और इसको समझ के याद रखिएगा, ताकि इससे संबंधित सवाल पूछा भी गया है और पूछा जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब से प्रश्न आता है तो ये संभावना रहती है पूछे जाने की। अब देखिए, अब ये कुछ और ऐसे व्यवहारिक उदाहरण हैं दैनिक जीवन में, जैसे फाउंटेन पेन से स्याही, फाउंटेन पेन से स्याही, या नाक में खून, नाक से खून निकलना। कब, पहाड़ों पर, जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो नाक से खून आने लगता है। या फाउंटेन पेन, जब आप एरोप्लेन में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। बहुत सी सिंपल बात है, अभी मैंने आपको बताया ही है। जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। नीचे हम लोग हैं तो वायुमंडलीय दाब और हमारे शरीर के अंदर जो कारक हैं, तत्व हैं, उनका दाब बैलेंस है। जब आप ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, शरीर के अंदर से दाब तो बाहर की तरफ लग ही रहा है, वैसा ही लग रहा है जैसे नीचे लग रहा था। अब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो गया, तो इसका मतलब वो माइनस में हो गया।
तो संतुलन तो गड़बड़ हो गया। तो अंदर से जो तत्वों का दाब या ब्लड का ही दाब बाहर की तरफ लग रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नाक के माध्यम से खून बाहर निकलने लगेगा। इसलिए जाहिर सी बात है, ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ फ्लो होता है तो नाक से खून बाहर आने लगेगा। यही फाउंटेन पेन की स्याही के साथ भी होता है कि बाहर का वायुमंडलीय दाब और फाउंटेन पेन की स्याही का जो अंदर से बाहर की तरफ दाब है, ये नीचे संतुलित रहता है। लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, एरोप्लेन में ले जाएंगे या पहाड़ों पे ले जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब तो कम हो गया, लेकिन फाउंटेन पेन की स्याही जो दबाव लगा रही है बाहर की तरफ, वो संतुलन कमजोर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कमजोर हो जाएगा तो संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो स्याही बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगी। ये तीनों उदाहरण आप याद रखिएगा, फाउंटेन पेन से स्याही वाला, नाक से खून निकलने वाला और पहाड़ों पर खाना देर से पकने के का उदाहरण जरूर याद रखिएगा। ये सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है हमेशा। और खाना देर से क्यों पकता है, उसमें दो बातें आपको याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है, वह बिंदु होता है, वह टेम्परेचर बिंदु होता है जिस पर जो है द्रव क्या होता है, बॉयल करने लगता है। वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब जल्दी ही बॉयल। यहाँ पर अगर 10 मिनट में आप पानी बॉयल कर रहे हैं तो पहाड़ों पर क्या होगा, 5 ही मिनट में बॉयल होने लगेगा। इसका मतलब जो गुप्त ऊष्मा होती है, उनके कणों की, गुप्त ऊष्मा अणुओं की होती है, वो कम हो जाती है, वो जल्दी ही उबाल करने लगता है। क्लियर हुआ? तो ये आप समझिए चीज़ों को। इसीलिए खाना पकने में देर लगती है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब जल्दी बॉयल होने लगे, पकेगा नहीं खाना जल्दी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये उदाहरणों से प्रश्न जो है पूछे जाते रहे, तो इसलिए बिल्कुल आप गड़बड़ मत करिएगा, जरूर याद रखिएगा इससे संबंधित चीजें। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका, और अब इसके आगे की जो है चीजें अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वायुदाब आपको पता चल गया, वायुदाब कैसे काम करता है, और जो उदाहरण है इनको अच्छे से समझ लीजिए। कोई शंका है तो जरूर पूछेगा, कुछ ना समझ पाए तो जरूर पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तथ्यों को जरूर नोट करिएगा, जो भी फैक्ट्स है ना, इनको जरूर नोट करिएगा। और फैक्ट के साथ जो है, जो फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं, इनको दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ जो है अप्लाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि जो सिद्धांत है वो कठिन होते हैं और वो भूलते भी हैं। उनको आप तभी याद रख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उनको दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ तालमेल बिठा के समझेंगे। जैसे आपने वायुमंडल दाब को देखा, आपको ये पता है कि आप ऊपर जाते हैं, जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत भी होती है। ये भी घटना किसकी वजह से होती है, वायु दाब में अंतर के कारण। नीचे वायुमंडल का दाब अलग है, ऊपर कम हो गया तो वो बैलेंस होता है, बिगड़ जाता है। जितनी वायु आप ले रहे हैं पहले, उससे कम वायु आप लेंगे श्वसन के दौरान, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में घटनाएं हैं जिनको आप फिजिक्स के नियमों को जोड़ के देखेंगे तो आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो रटने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करें दोस्तों, और यही हमारी कोशिश है कि आपको पूरी तरह से हम समझाएं। तो दोस्तों अच्छे से इसको जो है रिवाइज करिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।